हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर कैपिस्टर। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे बेटा? थ्योरी भी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ भी हैं और उनके अलावा भी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा PYQ सिमिलर क्वेश्चन आए, कुछ नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिस तरीके का पेपर का ट्रेंड रहता है। तो जो डिफिकल्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे, और साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी, जिस क्वेश्चन में जो शॉर्ट ट्रिक लग सकती होगी वो शॉर्ट ट्रिक्स भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर कैपिस्टर। कैपिस्टर क्या है बेटा? It is an system of two conductors which is used to store energy and charge। तो क्या कहता है ये? हमारे पास NCERT की डेफिनेशन है। कैपिस्टर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। दो कंडक्टर के बीच में वैक्यूम भी हो सकता है, एयर फील्ड भी हो सकते हैं और मीडियम भी हो सकता है। कहता है इवन अ सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज्ड एज कैपिस्टर। एक सिंगल कंडक्टर को भी हम कैपेसिटर मान सकते हैं, बस दूसरा हमें कहां मानना पड़ेगा? इन्फिनिटी पे मानना पड़ेगा। अ कैपेसिटर कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल कंपेयर टू आइसोलेटेड। तो सर दो क्यों मानते हैं जब एक ही कंडक्टर काम कर रहा है? क्योंकि पेयर में जब हमने दो कंडक्टर का पेयर कैपेसिटर बना लिया तो वो ज्यादा एनर्जी और स्टोर कर सकता है कंपेयर टू आइसोलेटेड और सिंगल कंडक्टर। इसीलिए हम कैपिस्टर यूज करते हैं। कैपिस्टर को एक और नाम दिया जाता है बेटा न्यूमेरिकल्स में, कंडेंसर। एक और नाम दिया जाता है कंडेंसर। क्या कहता है? पोटेंशियल ऑन एन आइसोलेटेड। अभी कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होती है? पोटेंशियल ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर और कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू इट। जो हम चार्ज देंगे उसके प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा 1/c, तो C को कहा जाता है कैपेसिटेंस। C क्या हो जाती है बेटा? Q/V। इस पूरे चैप्टर में हम मेनली इसी के ऊपर बात करते हैं कि कैपेसिटेंस कितनी है, सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, पैरेलल में लगा देंगे क्या होगा, या उस तरीके से इसके ऊपर क्या वेरिएशंस होंगी। तो इस C को क्या कहा जाता है बेटा? कैपेसिटेंस, या फिर कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, ऐसे भी लिख दिया जाता है। Large value of capacitance mean it can hold large amount of charge at relatively small value भी। जैसे कि मैंने कहा इसे क्या कहा जाता है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। तो लार्ज वैल्यू ऑफ C मींस लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इट कैन स्टोर। फैक्टर अफेक्टिंग C बेटा, C को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज, सेपरेशन। ये आगे चलकर अभी फॉर्मूला आएगा, उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे C इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और मीडियम पे डिपेंड करती है, जो दो कंडक्टर्स के बीच में सेपरेटिंग मीडियम है बेटा। SI यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम पर वोल्ट और फैरेड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ Q एंड V। ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। C को क्या लिखा हुआ है? Q/V। तो बच्चा कह देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास डेंसिटी होती थी बेटा, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या वो मास या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? नहीं करता। मास एंड वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³, चाहे थोड़ा सा वाटर लो चाहे पूरा वाटर लो। मास डिपेंड कर जाता है डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी बदल जाए सब्सटेंस की तो मास बदल जाएगा फॉर सेम वॉल्यूम। तो वैसे ही कैपेसिटेंस जो है वो Q एंड V पे डिपेंड नहीं करती। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। SI यूनिट हमने बात कर ली। डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जब आप यूनिट डायमेंशन एरर चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर भी आपको डिराइव कराया जाता है कूलम एंड वोल्ट को यूज करके। सिंबल बेटा कांस्टेंट कैपेसिटेंस के लिए ये दो लाइन दो कंडक्टर और पैरेलल प्लेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। बीच में एरो लगा हो तो इट रिप्रेजेंट वेरिएबल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड। अब फॉर्मूला शुरू हो गया बेटा। तो सबसे पहले आता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस r है उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा 4πε0r। आप यहां पर V की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो Q से Q कट जाएगा तो ये बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह पर पूछा जाता है बेटा,
अर्थ साइज कंडक्टर का या अर्थ का ही, अर्थ को भी एक कंडक्टर लिया जाता है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा स्टैंडर्ड। ये वैल्यू आप बहुत बार एमसीक्यू डायरेक्टली इसके ऊपर बन जाता है कि अर्थ साइज कंडक्टर की या अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है। तो ये क्या होता है बेटा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। 4πε0 को आप लिख सकते हैं 1/9, क्योंकि 1/4πε0 क्या होता है 9 × 10⁻⁹। ओके, आर 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस, पुट करेंगे तो इट बिकम्स 711 माइक्रो फेरेड। इसीलिए ये कहा जाता है कि फेरेड जो है वो लार्ज यूनिट है। अर्थ साइज बड़े कंडक्टर की जो वैल्यू आई है वो माइक्रो फेरेड में आई है, तो फेरेड तो बहुत लार्ज वैल्यू होगी। इसीलिए इन जनरल जो क्वेश्चन है उसमें ये माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या फिर पिको फेरेड में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू देगा बेटा। SIP सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये SIP का मतलब क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन साइज, सराउंडिंग मीडियम एंड ऑल्सो ऑन द नियर बाय चार्ज प्रेजेंट। नियर बाय चार्ज प्रेजेंट ये थोड़ी क्रिटिकल बात है, कम बच्चों को ये पता होती है। नियर बाय चार्ज, नियर बाय चार्ज अगर कोई चार्ज यहां पर ले आए तो इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज आएगा बेटा, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो बदल जाएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल बदल जाएगा। टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल बदलने से इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस बदल जाती है। ओके, पीछे हमने कहा था कि अगर दो कंडक्टर हो कैपेसिटर बन जाए तो हमारे पास सी नहीं डिपेंड करती, बट अगर आइसोलेटेड कंडक्टर हो तो सी हमारे पास नियर बाय चार्ज पे डिपेंड करती है। ये बहुत ही कम जगह पर बताया जाता है। ओके, इफ n कंडक्टिंग ड्रॉपलेट्स, ये क्वेश्चन आ गया बेटा, कंबाइंस टू फॉर्म वन बिग ड्रॉप, तो इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप ध्यान दें यहां पर, अगर n ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं तो हमारे पास रेडियस वॉल्यूम क्या रहती है, कंजर्व। तो इससे आप किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेडियस का। वंस यू आर एबल टू राइट रेडियस फॉर्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज 4πε0r, तो बिग ड्रॉप की क्या हो जाएगी 4πε0 कैपिटल। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर है, आप समझ रहे हैं, आर की वैल्यू हमने पुट कर दिया तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि n⁻⁴ टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। अगर 1000 ड्रॉप दी हो तो ये 10c आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट 27 दी हो तो 3 आ जाएगा, 64 दी हो तो 4 आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाते हैं। फिर आते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। आइसोलेटेड कंडक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कम मिलते हैं, ज्यादातर हैं बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप ध्यान से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 95% टू 98% क्वेश्चंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। जो बचे 2-4-5% क्वेश्चन वो स्फेरिकल कैपेसिटर के हैं। सिलेंड्रिकल का तो सिर्फ फॉर्मूला ही पता हो तो बड़ी बात है, कम बच्चों को पता होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एक आधा डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही आ जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स को हम एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करते हैं, जिनके बीच की सेपरेशन है d और जिनका प्लेट का हर एक दोनों प्लेट का एरिया है a। तो जो कैपेसिटेंस होती है ये होती है Q/V, ये तो हमने ऊपर भी लिखा था, बट यहां पर बच्चों को यही नहीं पता होता Q क्या है, V क्या है। Q होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ प्लेट। इस प्लेट के अंदर, यहां पर अंदर वाली सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है बेटा हमेशा। तो अंदर वाली एक प्लेट पे चार्ज लेना है, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा। एक प्लेट पे अंदर वाली सरफेस पे, मैं बार बार अंदर वाली सरफेस क्यों कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। अभी एक क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी आर राइटिंग इनर सरफेस ऑफ प्लेट। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर नहीं होता, ये क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस जब आप इसको डिराइव करते हैं तो आपके पास आ जाता है ε0 A/d। ε0 हम सबको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि हमने बीच में जो मीडियम है वो क्या लिया, या तो कोई मीडियम नहीं है यानी कि वैक्यूम है, या फिर एयर।
क्योंकि एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम वाला ही हम परमिटिविटी यूज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। डी इज द सेपरेशन, ए इज द एरिया। अगर हम बीच में कोई मीडियम फिल कर दें बेटा, अगर हम बीच में कोई मीडियम फिल कर दें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, विच इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। नीट में पहले ही इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं कि फाइंड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम जब हमारे पास कैपेसिटेंस दी हो, तो ये हमारे पास ऐसे यूज हो जाता है। ओके, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स हो जाती है? के टाइम्स हो जाती है। विद द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो कैपेसिटेंस हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी बेटा। फैक्टर कौन से इफेक्ट कर रहे हैं? हमने पहले भी बात करी थी, एरिया, सेपरेशन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये क्वेश्चन आ गया बेटा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि बेटा अगर हमें दो ये प्लेट्स गिवन हो, इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज दिया है Q1 Q2, तो पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड कैपेसिटिव पोटेंशियल डिफरेंस इज V। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V है, कैपेसिटेंस बतानी, उसके लिए आपको चार्ज ऑन क्या चाहिए? कैपेसिटर चाहिए। तो चार्ज कैसे निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते हैं कि अगर इन दो प्लेट्स को चार्ज दिया गया तो ये टोटल चार्ज का आधा एक साइड पे आ जाएगा, टोटल प्लेट चार्ज का आधा बाहर वाली सरफेस पे, दोनों पे बराबर बराबर चार्ज आ जाता है। इनर सरफेस पे चार्ज कैसे निकालते हैं? किसी एक प्लेट के चार्ज को कंजर्व करके। हमने इस प्लेट के चार्ज को कंजर्व कर लिया, आउटर चार्ज प्लस इनर चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज गिवन। तो क्यू आ गया बेटा, ये है चार्ज ऑन इनर सरफेस। आप अलग से भी चेक कर सकते हैं, बट ये हमारे पास हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट आते हैं। तो किसी एक प्लेट पे कैलकुलेट करेंगे तो बात बन जाएगी। तो बेटा चार्ज आएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा बेटा? Q1 माइनस Q2 बाय 2 एंड कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? चार्ज ऑन इनर सरफेस डिवाइड बाय पोटेंशियल। इसलिए मैं ऊपर वहां जोर दे रहा था कि व्हाई इट इज रिटन एज इनर सरफेस। बेटा बहुत जगह पर यह बताया दिया जाता है, ये गलत होता है बेटा। बहुत जगह पर क्या बता देते हैं? प्लस, यहां पर प्लस बता देते हैं, ये गलत होता है। क्या आएगा? माइनस। ये क्वेश्चन कर दीजिए बेटा फटाफट से। कहता है दो, ये Q वर्सेस V कर्व है, दो कैपेसिटर के लिए आपको रेशो ऑफ कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैसे करेंगे बेटा? Q बाय V, Q बाय V, अब Y एक्सिस पे Q है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे V है, तो ये अगर रेशो है तो ये स्लोप हो गया बेटा। स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप होता है tan ऑफ एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, tan ऑफ एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस कर्व का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ? 30। B का एंगल कितना है बेटा? B का एंगल है 60। तो CA बाय CB करेंगे तो tan 30 डिवाइड बाय tan 60, इट बिकम्स 1/3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या कहता है बच्चों? ये कहता है अगर हमारे पास ये दो स्फेरिकल शेल हैं, हम इन दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देंगे बेटा, प्लस Q माइनस Q, दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देंगे, तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज क्या आ जाता है? 0। ये आपने अर्थिंग पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो यहां पर इन बिटवीन इन दोनों के यहां पर फील्ड क्या होगा? 0, यहां फील्ड नॉन जीरो और यहां फील्ड 0। तो सारी एनर्जी इन दोनों के शेल के बीच में स्टोर होगी। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा? एप्सिलॉन नॉट। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है एरिया, स्फीयर का या शेल का सरफेस एरिया होता है 4πr²। बट यहां पर कितने रेडियस हैं? 2, और यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा के क्या लिख दो? R1 R2। सेपरेशन कितनी है? R2 माइनस R1। इजिली आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा बेटा। ओके, R स्क्वायर की जगह क्या आ गया? R1 R2। अगर हम बीच में यहां मीडियम फिल कर दें बेटा,
तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, बाकी क्या रहेगा, सेम। अब इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है बेटा। स्पेशल केस ये होता है जर्नल, जब आउटर शेल को अर्थ किया जाए, जब दोनों को बराबर चार्ज दे दो, अर्थिंग ना भी करो, तब भी यही रहेगा। बट अगर क्वेश्चन सेटर ने कह दिया इनर शेल को अर्थ कर दिया, किसको अर्थ कर दिया बेटा, इनर शेल को अर्थ कर दिया, तब हमारे पास क्या होगा, यहां पर अंदर फील्ड 0 होता है, यहां नॉन जीरो होगा, यहां पर भी फील्ड नॉन जीरो होगा। तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो यहां भी होगी और यहां भी होगी। इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय R2 माइनस R1। यहां जो रेडियस है ये कौन सा है बेटा, आउटर शेल का रेडियस आपको लेना है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। समझे? इसकी डेरिवेशन क्लास में तो कराते हैं, बट अभी वन शॉट वीडियो चल रही है तो डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसी के ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर forms a spherical capacitor. The gap between shell is filled with a dielectric constant. Find its capacitance. तो दो शेल हैं, इसके न्यूमेरिकल कम दिखाई देते हैं, तो यहां पर रखा गया है कि आप इसमें आराम से वैल्यूज पुट कर पाए। एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई की वैल्यू, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। एप्सिलॉन आर की वैल्यू के हो या एप्सिलॉन आर हो, दोनों सेम होते हैं 20। R1 कितना है 9, R2 कितना है 3, और गैप कितना है बेटा 9 माइनस 3, ये हमारे पास आंसर का। क्लियर है? ये पिको है बेटा, पिको मतलब 10⁻12, तो 100 इंटू 10⁻⁻12 आप इसे लिख सकते थे, तो ये बन जाएगा पिको। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला ही याद रह जाए बड़ी बात है बेटा। बहुत सारे बच्चों को इसका फॉर्मूला याद नहीं होता और कई तो ये कहते हैं हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। ओके, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक दो आपको मिल सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू जिसमें ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। फॉर्मूला याद कैसे रखना है, ये थोड़ा अजीब सा है, इसलिए याद रखना मुश्किल है, तो मैं आपको वही ट्रिक फिर बता रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई RL डिवाइड बाय सेपरेशन। अब सर यहां पर पंगा हो गया, क्या हो गया, यहां रेडियस 1 है बट यहां रेडियस 2 है, तो कौन सा रेडियस रखें, तो मैं कहता हूं दोनों को ही हटा, किसी एक को रखेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दोनों को हटा दो बेटा। अब दोनों को हटा दिया तो सर दोनों नाराज हो गए, अब क्या करें, तो बेटा दोनों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, दोनों के आगे क्या लगा दो बेटा, लॉग लगा दो, दोनों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, दोनों के आगे क्या लगा दो, लॉग, तो हमारा फॉर्मूला हमें याद हो गया। अब लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a बाय b, तो ये हमारे पास ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर। क्लास में अक्सर बच्चे पूछते हैं सर अगर कैपेसिटर और बैटरी दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, पहले स्टोर करते हैं फिर जरूरत पड़े तो हम एनर्जी डिलीवर भी कर देते हैं। कई बार एग्जांपल लेने के लिए हम जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसके साथ भी कैपेसिटर को कंपेयर कर लेते हैं, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है बेटा, बैटरी और कैपेसिटर सेम नहीं होते, सिमिलर से होते हैं। क्या डिफरेंसेस हैं, बैटरी एंड कैपेसिटर बोथ स्टोर एंड डिलीवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टोर करते हैं और जब जरूरत पड़े तो डिलीवर भी करते हैं, बट इनमें डिफरेंस है। बैटरी स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी मोस्टली, और कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी whereas capacitor store a small amount of energy. Rate of charging and discharging of battery is a slow, धीरे धीरे चार्ज होती है, कैपेसिटर गेट्स चार्ज एंड डिस्चार्ज क्विकली। आरसी सर्किट अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है आप पढ़ेंगे रजिस्टर और कैपेसिटर साथ लगा के, तो जो चार्ज होने में टाइम लगता है इट इज माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, और बैटरीज आपको पता है कितने घंटे कितने मिनट टाइम ले जाती है। आइडियल बैटरी बेटा
अब ये कंसेप्ट अक्सर तो वैसे तो वन शॉट में नहीं पढ़ाया जाता, बट मैंने देखा है बच्चे गड़बड़ बहुत करते हैं इसमें। अगर ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल लिखा हुआ है 20 वोल्ट, इस 20 वोल्ट का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 20 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी का मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब जब आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप क्या मान सकते हैं बेटा? अगर ए पे 20 मान लेंगे तो बी 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस किसके बराबर आना चाहिए? 20। अगर ए पे 0 मान लोगे तो बी पे क्या हो जाएगा? -20, माइनस माइनस प्लस। अगर ए पे 10 है तो बी पे -10 हो जाएगा, सच दैट इट अगेन बिकम्स 20। आप कुछ और भी मान सकते हैं, इसको 60 मान लो, इसको 40, इसको 100 मान लो, इसको 80, जो आपका मन करे, बट डिफरेंस शुड बी 80, वो भी किसका? पॉजिटिव माइनस नेगेटिव टर्मिनल। ओके, बैटरी जो है जितना चार्ज देती है उतना ही करंट वापस लेती है बेटा, सॉरी, जितना चार्ज देती है उतना ही चार्ज वापस लेती है, जितना करंट देगी उतना ही करंट भी वापस लेगी बेटा। फिर हमारे पास वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? चार्ज डिलीवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डू नॉट चेंज विद टाइम। आइडियल बैटरी का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डू नॉट चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम। आइडियल बैटरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो जब चार्ज देंगे तो वर्क डन होगा Q इंटू वी। जब ये चार्ज देगी, अगर ये चार्ज ले रही हो तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ क्यू वी। ओके, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, ये फॉर्मूला सबको मालूम है, यूनिट डायमेंशन में भी इसे यूज करते हैं टू डिराइव द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C इक्वल टू हाफ QV। बच्चे को ये फॉर्मूला याद होता है तो ये आपको भी याद होगा ही। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में लिखी जाती है, बट डिराइव जनरली कैपेसिटर में ही करवाई जाती है। तो क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जब हमारे पास स्पेस में फील्ड हो बेटा। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स कैसे करेंगे बेटा? इसके लिए हमें फील्ड पता होना चाहिए। फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों आता है बेटा? क्योंकि दोनों प्लेट की वजह से जो फील्ड है वो ऐड हो जाता है। एक प्लेट की वजह से फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फील्ड ड्यू टू वन प्लेट इज दिस। अब जब हमें फोर्स निकालनी है, अगर मैं इस पे फोर्स लिखूंगा तो फील्ड तो इस प्लेट का लिखूंगा बेटा। अपने ही चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो इस पे फोर्स नहीं लगा सकता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फील्ड कौन सा लेना होता है बेटा? फील्ड ड्यू टू वन प्लेट। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑन अनदर क्या होगा? चार्ज ऑन अदर प्लेट एंड फील्ड ड्यू टू वन प्लेट। तो अगर आपको ये बात याद रह गई तो ये 2 का फैक्टर आपके याद रह जाएगा, नहीं तो आप में से बहुत सारे बच्चे इस 2 के फैक्टर में गलती करते हैं। तो क्या होगा बच्चों? Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप देखें तो एप्सिलॉन नॉट A को क्या लिखा जा सकता है? C होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो इसको लिखा जा सकता है C इंटू D। तो यहां पर वैसे तो फॉर्मूला ये बन गया बेटा, ओके, बट इसके कई सारे फॉर्मेट्स हैं, तो मैंने इसको याद रखने के लिए क्या लिख लिया? U बाई डी। वैसे भी वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी। वर्क की जगह क्या आ गया? एनर्जी। तो फोर्स क्या हो गई? एनर्जी बाय डी। अब आप चाहे इसको कुछ भी लिख लो, अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर बाय डी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें पोटेंशियल पता है, C पता है, तो आप हाफ CV स्क्वायर बाय डी भी लिख सकते हैं। फिर अगर आप ध्यान से देखें, जब आप इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये होता है एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डी। डी से डी कट गया तो इट बिकम्स एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और वैसे भी आपको याद होगा कि एनर्जी डेंसिटी
एंड प्रेशर न्यूमेरिकली क्या होते हैं, सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये प्रेशर हो गया, तो प्रेशर इनटू एरिया क्या हो गया, फोर्स। तो आप ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 2021 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। If the distance between the plate is d, area of each plate is a, energy stored in the capacitor। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, और ये क्या हो गया, एरिया इनटू थिकनेस, तो ये क्या हो गई, वॉल्यूम। तो ये किस फॉर्म में एनर्जी लिखी हुई है बेटा, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू सेपरेशन। क्लियर है बेटा, समझ में आया। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन, वेरी पॉपुलर टॉपिक बेटा, वेरी पॉपुलर टॉपिक, इफेक्ट ऑन सी क्यू वी यू एंड ई। क्या इफेक्ट होता है, बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पीवाईक्यू में भी। क्या कहता है, इफ कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड टू बैटरी। दो केस हैं, दोनों केस के फर्दर दो दो और केस हैं, दो दो हम डिस्कस करेंगे बट तीन तीन होते हैं। कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड टू बैटरी, अगर कोई कैपेसिटर बैटरी के साथ जुड़ा रहे तो उसकी पोटेंशियल क्या रहती है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है बच्चों उसके अक्रॉस, सेम। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे पॉइंट इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेगा बेटा। सेपरेशन बढ़ गई तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब चार्ज होता है सीवी, वी क्या रहा, सेम। कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिक्रीज, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। फिर अगर हम देखें एनर्जी, एनर्जी के तो दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है क्यू स्क्वायर बाय सी हाफ, और एक होता है हाफ सी बी स्क्वायर। कौन सा यूज करेंगे, जिसमें इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं क्यू और सी, तो मेजर करना, ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एक वेरिएबल हो, तो इसमें सी और वी क्या है, कांस्टेंट, तो डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। अगर सी कम होगा तो यू भी क्या होगा बेटा, कम। समझे। फील्ड, भाई फील्ड में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो बेटा ये फील्ड के दो फॉर्मूला होते हैं जो आप नोट करके रख सकते हैं। फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डिवाइड बाय डी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था ये होता है ई डॉट आर। जब यूनिफॉर्म फील्ड हो और फील्ड और पोटेंशियल डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में हो तो cos 0 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डी। और इसको हमने ऊपर अभी लिखा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिर से अब v क्या है, सेम, और d बढ़ रहा है, तो बेटा e क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये इंक्रीज हो गया तो ये क्या रहेगा, डिक्रीज। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं a सेम है, एप्सिलॉन नॉट सेम है, बट चार्ज क्या हुआ था ऊपर, डिक्रीज, तो ये वही बन जाएगा। ओके। ऐसे ही दूसरा पार्ट है इसका, इफ गैप बिटवीन प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर गैप को फिल कर दें डाइलेक्ट्रिक के साथ तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, V सेम था तो चार्ज इंक्रीज हो गया। एनर्जी V सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई तो एनर्जी भी बढ़ गई बेटा। फील्ड, अब V बाय डी, V क्या है, सेम, D क्या है, सेम, तो फील्ड क्या रहेगा, सेम। बट अगर आप इस तरीके से देखें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह नीचे क्या आ गया, K एप्सिलॉन नॉट, चार्ज भी बढ़ गया और नीचे ये वाली टर्म भी बढ़ गई। या तो आपको चार्ज एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा कि ये Q टाइम्स Q हो गया, K टाइम्स Q हो गया, तो अगर आप K टाइम्स कर देंगे तब ये हमारे पास आंसर बदल जाएगा। तो ये Q डैश कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, K टाइम्स, तो K से K कट जाएगा तो E क्या रह जाएगा, से। तो E के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कौन सा पैरामीटर सेम है और कौन सा पैरामीटर सेम नहीं है। जो सेम है उसको रेफरेंस मान के आप देख सकते हैं, जो आसानी से पता चल जाएगा। Q को देखेंगे तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, कुछ बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। सेकंड केस बेटा,
इफ कैपेसिटर गेट्स डिस्कनेक्टेड और आइसोलेटेड कैपेसिटर, जब ये क्वेश्चन में कहता है कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कर चुके, हो चुका, तो वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है तो क्या सेम रहेगा बच्चों, चार्ज, क्योंकि अब ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया तो ये चार्ज कहीं फ्लो नहीं कर सकता, तो ये इसका चार्ज क्या रहेगा, सेम। अगर चार्ज सेम रहेगा तो बेटा सेपरेशन में बढ़ाएंगे, ये सी क्या नाम है, डी बढ़ गया तो सी कम हो जाएगा बेटा। अगर हम देखें तो चार्ज सेम है, सी कम हो गया तो वी बढ़ जाएगा बेटा। अब अगर आप देखें तो चार्ज सेम है, इसलिए एनर्जी का हमने कौन सा फॉर्मूला लिया बेटा, क्यू स्क्वायर वाला, क्योंकि चार्ज सेम है। तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, सॉरी कैपेसिटेंस कम हुआ था तो एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा। पोटेंशियल सॉरी फील्ड V बाई डी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू सेम है, ए सेम है, ई नॉट सेम है, तो ई क्या रहेगा, सेम। अब अगर आप V पे देखें, V भी बढ़ रहा है और D भी बढ़ रहा है, तो पता नहीं ना कौन सा ज्यादा बढ़ रहा है, दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, नहीं पता, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमारे पास कम से कम हमें ये तो पता हो कि कौन सा पैरामीटर सेम है और कौन सा नहीं। इफ द गैप बिटवीन प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, भर दे से डाइलेक्ट्रिक से, तो सी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। अगर सी इंक्रीज हो गया तो वी डिक्रीज, फिर अगर हमारे पास सी इंक्रीज हो गया तो यू डिक्रीज, और फील्ड बेटा वी बाई डी क्यू, क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या था, सेम, तो ये नीचे के आ गया बेटा, के 1 से बड़ा होता है तो फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास V क्या हो रहा था, डिक्रीज, और D क्या था, सेम, तो भी E क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने फील्ड में दोनों फॉर्मूला के साथ आपको बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, एक ये छोटा सा काम कर दीजिए बेटा, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बेटा। जैसे कि मैंने कहा था दोनों केस के 3 पार्ट होते हैं। तीसरा पार्ट होता है कि अगर सेपरेशन कम कर दें, हमने सेपरेशन बढ़ाई थी, कम कर दें, तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। इफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी मूव क्लोज टू ईच अदर, मूव्स क्लोज टू ईच अदर, यानी कि सेपरेशन को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज। फटाफट से आंसर सोचिए बेटा, वैसे तो आंसर दिख गया आपको, मार्क कर रखा है मैंने। चार्ज स्टोर्ड इन इट, अब क्या कह रहा है, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी, तो V क्या रहेगा, सेम। D हमारे पास डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, तो Q इक्वल टू CV। V सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज इंक्रीज, यस। एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर। V सेम है, C बढ़ गया तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, कहता डिक्रीज होगी, नो। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, यस। रेशियो ऑफ द चार्ज टू पोटेंशियल, चार्ज टू पोटेंशियल की रेशियो क्या होती है, C, ये तो बढ़ेगा तो कहता सेम रहेगा, नो। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, भाई वोल्टेज क्या है, सेम, चार्ज क्या हुआ है, इंक्रीज, तो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज। तो राइट आंसर क्या हो गया, ACE। तो क्या ऑप्शन आ गई बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बेटा ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कैपेसिटर की, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्या कहता है बेटा, ये कहता है एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द चार्ज्ड कैपेसिटर, जब आप ये कह सकते हैं चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एन, यहां पर देखिए अनवर्ड मिसिंग है बेटा, क्या आना था यहां पर, मैं कह रहा हूं दोनों ही चार्ज लिख दिया मैंने, तो यहां आएगा अनचार्ज।
एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द चार्ज्ड कैपेसिटर। एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसको हमने एक चार्ज्ड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इनके बीच में तब तक चार्ज फ्लो करता है जब तक इन दोनों का पोटेंशियल और इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अगर इसका और इसका पोटेंशियल, इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो गया तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा, सेम। उसको क्या कहा जाता है, कॉमन पोटेंशियल। कैसे निकालते हैं बेटा, बाय चार्ज कंजर्वेशन से। टोटल इनिशियल चार्ज ऑन वन साइड ऑफ प्लेट्स, एक साइड की प्लेट्स का टोटल चार्ज लेना है बेटा। तो क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो कांस्टेंट 0 होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कौन सी दो प्लेट कनेक्ट हुई है। इस केस में C2V प्लस 0 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। अब ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, कॉमन पोटेंशियल। इनिशियल एनर्जी सिर्फ एक के पास थी, दूसरे की एनर्जी 0 थी। फाइनल एनर्जी दोनों में होगी, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, V0। लॉस इन एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, आप इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा कोलिजन में था कि अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं, या एक बॉडी रेस्ट पे दूसरी बॉडी मूव करके टकराती है और दोनों स्टिक कर जाएं, फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाए। दोनों स्टिक कर गए, फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई। यहां पर दो चार्ज अलग अलग चार्ज कैपेसिटर अलग अलग चार्ज थे, दोनों ज्वाइन कर दिए, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला सेम हो गया। वहां था हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u रिलेटिव का स्क्वायर, और यहां पर क्या है, हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 v रिलेटिव, इनिशियल पोटेंशियल का रिलेटिव। एक पे कितना था बेटा, v, और दूसरे पे 0 का स्क्वायर। ये ऐसे इसलिए भी लिखा है सो दैट सभी केसेस में लगा दो। ये पहला केस था, दूसरा केस, तीसरा केस आएगा अभी, बट इस पहले केस का एक स्पेशल केस है जो बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। अगर ये दोनों कैपेसिटर बराबर होते, सेम होते बेटा, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आता, V/2 आता। कॉमन पोटेंशियल V/2 आता तो सिस्टम की एनर्जी U और फाइनल एनर्जी हो जाती U/2। बट इंडिविजुअल, जो मेन बात है वो है इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी U/4 हो जाएगी। पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ CV², V0 का वैल्यू पुट कर दिया V/2, ये हो गया 1/8, यानी कि हाफ का 1/4, 1/4 टाइम्स हाफ। तो ये कितनी हो गई बेटा, इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी 1/4 टाइम, सिस्टम की एनर्जी हाफ हो गई। इसलिए क्या लिखा जाता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, 50% ऑफ एनर्जी गेट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, किसकी, सिस्टम की। 75% ऑफ इनिशियल चार्ज कैपेसिटर, 75% किसकी, इनिशियल चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई बेटा, 50% ऑफ एनर्जी गेट लॉस, 50% एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, एंड 75% ऑफ इनिशियल चार्ज कैपेसिटर एनर्जी इज लॉस्ट। अब सर ये समझ में नहीं आया, कई बार बच्चों को नहीं आता ये क्या बोल दिया 50% 75%। तो मैं उनको ऐसे बताता हूं कि भाई ये 1 नंबर कैपेसिटर है, ये 2 नंबर, इसके पास इनिशियल एनर्जी थी 100, इसके पास थी 0, तो सिस्टम के पास कितनी हो गई 100, इसके पास फाइनल एनर्जी रह गई 25, और इसके पास भी 25 हो गई। ये देखो, इसके पास अगर ये U100 था तो बाद में कितना रह गया 25, और दूसरे के पास भी कितना हो गया 25, सिस्टम के पास कितना हो गया 50। तो पहले वाले कैपेसिटर ने एनर्जी कितनी लॉस की, 100 का 25 रह गया, तो 75% लॉस कर दी। सिस्टम की एनर्जी कितनी रह गई, 100 से 50 रह गई, तो कितनी लॉस कर दी बेटा, 50 लॉस। क्या ये समझ में आया बेटा, ओके। तो इस बात को नोट करना है। केस 2 बेटा, इफ बोथ
चार्ज्ड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद लाइक प्लेट्स टुगेदर। बोथ चार्ज्ड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद लाइक प्लेट टुगेदर। दोनों प्लेट को साथ में, लाइक प्लेट मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो कॉमन पोटेंशियल बेटा, एक साइड की प्लेट का टोटल चार्ज दिस प्लस दिस डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। एनर्जी लॉस वही फॉर्मूला, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V रिलेटिव। दोनों के पोटेंशियल पॉजिटिव थे तो दोनों का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, ये इनिशियल पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर। केस 3 बेटा, थर्ड केस क्या है? बोथ चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद अनलाइक प्लेट्स टुगेदर। अनलाइक प्लेट्स को ज्वाइन कर दिया, एक की पॉजिटिव तो दूसरे की नेगेटिव। तो अब अगर मैं चार्ज देखूंगा तो एक साइड की प्लेट का लेना है बेटा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो नेट चार्ज क्या हो गया? C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। लॉस कितना हो जाएगा? रिलेटिव। रिलेटिव पोटेंशियल एक प्लस था तो दूसरा क्या था? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच कैसे निकालेंगे। चार्ज फ्लो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन चार्ज, किसी एक कैपेसिटर की प्लेट का डिफरेंस ले लो। किसका? दोनों में से किसी का नहीं ले सकते। किसका लेना है? इनिशियली बिगर प्लेट का, जिसका चार्ज पहले बड़ा होगा। इनिशियली बिगर चार्ज का कैपेसिटर का फाइनल एंड इनिशियल चार्ज का सब्ट्रैक्शन ले लो, क्योंकि इस केस में, अनलाइक प्लेट के केस में बेटा, चार्ज फ्लो निकालना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो जिस कैपेसिटर का पहले चार्ज बड़ा था उस कैपेसिटर का इनिशियल और उसी कैपेसिटर का फाइनल चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दो, चार्ज फ्लो आ जाएगा, टेंशन नहीं है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करता है। नहीं तो आपको दोनों पे फाइनल चार्ज लिखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा, फिर हमें चेंज लेना पड़ेगा। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ये हमारे पास इस वीडियो की शॉर्ट ट्रिक बन गई है बेटा। तो अगर आप देखें क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वही है जो स्पेशल केस के ऊपर बेस्ड था। A capacitor is charged with a battery and energy stored in it is a U. After disconnecting, another capacitor of same capacity is connected in parallel to first capacitor. Energy stored in each बेटा, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? each कैपेसिटर में कितनी एनर्जी थी? each कैपेसिटर में कितनी एनर्जी थी बेटा? U/4 एनर्जी थी हर एक कैपेसिटर में। अगर पूछा जाता एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम तो आ जाता U/2। ये किसमें आता बेटा? सिस्टम में। ये किसकी है? ईच कैपेसिटर। याद रखना है बच्चों, ये क्रूशियल चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये PYQ का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस fully charged by 100 volt battery, then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance C. As shown, electrostatic energy stored in the system. इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो? अगर हमने आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया बेटा तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाता है? V/2। हमने ऊपर लिखा भी था, यहां हमने सॉल्व भी कर लिया। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? सिस्टम की फाइनल एनर्जी पूछी है, लॉस नहीं पूछा बेटा। कहीं जल्दबाजी में 1/2 C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 V स्क्वायर कर दो, वो लॉस होता है। ये फाइनल एनर्जी पूछी है, तो दोनों कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी आप लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। फिर ये हमारे पास वही बेटा क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था कि भाई बच्चे गलती करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? टू कैपेसिटर्स आर चार्ज फ्रॉम बैटरीज आर कनेक्टेड विद अनलाइक प्लेट्स टुगेदर। अनलाइक प्लेट्स टुगेदर। कॉमन पोटेंशियल तो वही C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट बेटा। चार्ज फ्लो, अब देखो चार्ज फ्लो, बड़ा वाला चार्ज, ज्यादा चार्ज किस पे था? इस पे चार्ज कितना था बेटा? 4000 माइक्रोकूलम।
इस पे चार्ज कितना था बेटा, 1000 माइक्रोकूलम। तो आपको इसी बड़े चार्ज के ऊपर फाइनल चार्ज देखना है, इस कैपेसिटर के ऊपर फाइनल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज कितना था 4000, फाइनल क्या होगा C1 इंटू वी नॉट। किसका कैपेसिटेंस लेना है, जिसके ऊपर इनिशियल चार्ज ज्यादा था बेटा। तो क्या आ गया C1 इंटू वी नॉट, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो सब्ट्रैक्शन। अब सर अगर मैं छोटे वाले का चार्ज ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा बेटा। इनिशियल चार्ज कितना था छोटे वाले पे 1000, फाइनल चार्ज कितना है, कैपेसिटेंस थी 10 और फाइनल पोटेंशियल कितना है 100, तो आंसर क्या आ गया 0। ये बात समझ रहे हैं, ये बेटा बच्चे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। यहां तो 100 आ गया, 0 आएगा तो हो सकता है आप सोच ले यार 0 तो नहीं होगा, बट अगर मान लो ये 80 आ जाता तो यहाँ 80 पुट करते, फटा मस्त 200 मार्क कर देते और कह देते ये तो ठीक हो गया, बट ये गलत हो जाता बेटा। तो याद रखना है इनिशियली जिसके ऊपर लार्जर चार्ज होगा बेटा, उसी के ऊपर आपको फाइनल चार्ज लिखकर सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास चार्ज फ्लो आ जाए। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बेटा। दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को मैंने पैरेलली साथ साथ चलाया है सो दैट आप चीजों को कनेक्ट कर सकें और याद कर सकें। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, ये जो चार्ज सप्लाई है ये डिवाइड होता है। चार्ज ऑन ऑल विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रजिस्टर में और कैपेसिटर में सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला ऑपोजिट होता है। तो ये सीरीज का फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और ये पैरेलल का फॉर्मूला है C1 प्लस C2। अगर ये ज्यादा कैपेसिटर्स होंगे तो आप कॉन्टिन्यूसली उनको ऐसे लेकर जा सकते हैं, बट मेनली हमें दो ही कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आता है, C इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन C1 एंड C2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे इसके ट्रिकी क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि जो इक्विवेलेंट है सीरीज में ये दोनों से छोटा होगा और पैरेलल में इक्विवेलेंट दोनों से बड़ा होगा। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होंगे तो सीरीज में C/n हो जाएगा और पैरेलल में NC। अब जैसे कि हमने कहा सीरीज में चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो कैसे डिवाइड करेंगे। अगर चार्ज सेम है तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो इसका मतलब जब मुझे V1 लिखना है तो ये C2 आएगा ऊपर, जब मुझे V2 लिखना है तो यहां C1 आएगा। बट पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो जब मुझे Q1 लिखना है तो ऊपर C1 आएगा, जब हमें Q2 लिखना है तो ऊपर C2 आएगा। नीचे वही C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं तो पोटेंशियल, चार्ज को डिवाइड कर रहे हैं तो चार्ज। बस आपको ध्यान रखना है क्या सेम है और दूसरे का क्या रिलेशन होता है। इनवर्स है तो V1 के सामने C2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Q1 के सामने C1। ये रजिस्टर में भी अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन भी P/Q है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट शोन, ये बैटरी है, तो बेटा कैसे पता चलेगा सीरीज पैरेलल। अगर ये बैटरी है, ये A ये B, यहां आ गया A यहां आ गया B। अब अगर जो चार्ज यहां से जाएगा, ये चार्ज यहां पर बट गया बेटा, बट जो चार्ज यहां से जाएगा वो आगे देखो यहां नहीं बट रहा, यहां पर चार्ज नहीं बट रहा बेटा, तो ये Q1 ही आना था यहां Q1, यहां Q1 वापस आ गया। तो जितना चार्ज यहां से गया आगे नहीं बट रहा कहीं पे, तो इसका मतलब ये तीनों किस में है बेटा, सीरीज में। अगर ये तीनों सीरीज में है, तीनों बराबर हैं, तो सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 15/3, C/n होता है ना, तो 15/3 5 माइक्रोफेरेड। अब इन तीनों का क्या हो गया बच्चों 5, और यहां पर पैरेलल में कितना बचा हुआ था 15। भाई इन तीनों का तो 5 हो गया, ये पैरेलल में क्या बचा हुआ था 15।
अब ये दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? पैरेलल में कैसे पता चला? इसकी ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट इसके साथ। जब दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हों, दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ दूं बेटा, ये इसके साथ जुड़ गया और ये वाली प्लेट देखो इसके साथ जुड़ गई। बात समझ रहे हैं? जब दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हुई हो, एक प्लेट दूसरी प्लेट, तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों? 20 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्लियर है? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी PYQ का क्वेश्चन है। करिए जरा इसे सॉल्व बेटा, पहले खुद से करिए। पिछले क्वेश्चंस में मैं हाइड करना भूल गया था तो साथ साथ आंसर देख रहे थे, है ना? यहां पर हाइड किया हुआ है प्रॉपर, तो यहां पर बताइए बेटा। आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है? चलिए देखते हैं, साथ साथ सॉल्व करते हैं। ओके, ये पहले से सॉल्यूशन लिख के रखा है सो दैट टाइम को सेव किया जाए, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम चीजें सिखाई जा सके बेटा। तो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए, आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C1, सभी सेम है, सीरीज क्या है तो इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 बाय N1 इज चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल 4V, तो पोटेंशियल कितना है? 4V। अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सारे बराबर हैं तो N इंटू C, यानी कि N2 इंटू C2, चार्ज बाय पोटेंशियल V। इट हैज सेम टोटल एनर्जी स्टोर, दोनों की एनर्जी सेम है तो एनर्जी होती है हाफ CV², C इक्विवेलेंट इंटू V², ये आ गया। दूसरे का भी हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एनर्जी बराबर है, हमें क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। तो इस फॉर्मूला में बस आपको जो थोड़ी सी कटिंग करनी है वो कर देंगे बेटा, V² यहां से खत्म हो जाएगा, हमें यहां पर क्या रखना था? C2, तो ये 2 भी इधर चला गया और ये N2 यहां पर नीचे आ जाएगा बेटा, तो यहां पर क्या बन गया? 16 C1 डिवाइड बाय N1 N2। क्लियर है बेटा? मूविंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डाउट लेकर आते हैं। कैसे करते हैं बेटा? नंबर मेथड से। नंबरिंग क्या है गौर से देखेंगे, ये 8 पॉइंट चल रहा है तो ये भी पॉइंट A है। अब ये वायर कनेक्टेड है, देखो यहां पर बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा बेटा? A। ओके, अब देखें इधर B है, B से चले, बीच में कैपेसिटर आ गया तो आगे B नहीं जा सकता, तो इस पॉइंट को कोई नाम रख लेते हैं X। क्या नाम रख लेते हैं? X। और इस पॉइंट, ये वाला अगर ये X है तो ये वाली लाइन जुड़ी हुई है बेटा, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? X। क्या ये बात समझ में आई? ये वाली लाइन भी जुड़ी हुई है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? X। समझ गए? अब आपको देखना है A और X में एक कैपेसिटर, A और X में दूसरा कैपेसिटर, A और X में तीसरा कैपेसिटर, और चौथा कैपेसिटर किसमें है? X और B में। तो ये कैसा कुछ दिखेगा बेटा? A और X में ये पॉइंट आ गया X, तो ये भी X है, ये भी X है, ये A है, ये A है, ये A है। तो A और X में कितने कैपेसिटर थे बेटा? 3, तो ये 3 पैरेलल में आ गए और X और B में 4, तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? ये तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल में हमारे पास क्या हो जाएगा? पैरेलल का हो जाएगा 3C। अगर ये तीनों पैरेलल में, ये 3C हो गया, ये इसके साथ किसमें है? सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा 3C/4। ओके, इस क्वेश्चन को करिए बेटा, ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए बेटा, फिर ही मजा है। नहीं तो अगर आप मुझे सुनते रहेंगे तो सीखेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। खुद से सॉल्व करेंगे तो आप सीखेंगे भी ज्यादा। फटाफट से सॉल्व करिए। कर लिया है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, मैं इतनी देर नहीं रुकूंगा बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर,
ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है बट है बड़ा आसान। यहां से ए चला, अगर यहां से ए चला तो इधर भी बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस पॉइंट को भी आप क्या नाम देंगे, ए। इधर भी बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको भी क्या नाम दे देंगे, ए। अब इधर भी इधर भी कैपेसिटर है, इधर भी कैपेसिटर है, इधर भी कैपेसिटर है, इधर भी है, तो ये रुक गया। अब बी से चलते हैं बेटा। अगर आप बी से चलेंगे, बी से, यहां पर बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये पॉइंट बी है। यहां से चले, यहां पर चलते जा रहे हैं बेटा साथ में, ये वाला पॉइंट भी क्या आ गया, बी। यहां से चल रहे हैं, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, ये भी क्या है, बी। तो अगर आप ध्यान से देखें ये सारे कैपेसिटर किस में डायरेक्टली जुड़े हैं, ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए बी के बीच में, और ये भी ए बी के बीच में है। तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटा, ये चारों कैपेसिटर किस में बनेंगे, पैरेलल में बनेंगे। तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटर का है 16, तो इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 4C, यानी कि 4 इंटू 16, ये आएगा 64 माइक्रो फेरेड। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो आपको पता है ये कौन से कंपटीशन में आते हैं, जेई मेन में। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन था। इसको देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत दिक्कत फील करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये 4 प्लेट्स लगी हैं बेटा, 4 प्लेट्स लगी हैं, तो हमें सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले बाहर वाली प्लेट को क्रॉस कर दीजिए। इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये बैटरी से डिलीवर्ड है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देंगी, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो आउटर प्लेट पे चार्ज क्या आता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय 0, यानी कि 0। अंदर वाली प्लेट्स कैपेसिटर बनाएंगी, तो इनको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 इज कनेक्टेड विद ए, तो ये कैसा अरेंजमेंट बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए। 1 इज कनेक्टेड विद ए, ए इज कनेक्टेड टू प्लेट नंबर 1, 1 इज पेयर्ड विद 2, तो 1 के सामने कौन सी प्लेट है, 2। अब ये सारा मेटल है, तो 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है। चाहे तो यहां बीच में सारा मेटल भर दो, चाहे एक पतली सी वायर लगा दो, दोनों बातें क्या है, सेम। तो यहां 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है। 3 किसके साथ पेयर्ड है, 4, 4 एंड 5 आपस में कनेक्टेड है। 5 और 6 किसके साथ पेयर्ड है, 5। और ये हमारे पास क्या हो गया, बी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 3 सीरीज में हो गए, तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/3। आप इसको एप्सिलॉन नॉट A/3D लिख सकते हैं। इसके लिए करिए बेटा, इसके लिए स्टैंडर्ड भी कहा जाता है बेटा, ये एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास जो एंड प्लेट्स कनेक्टेड हो, सिर्फ एंड प्लेट्स कनेक्टेड हो, तो ये कितनी प्लेट्स हैं, 4। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, C डिवाइड बाय n-1। अगर एंड प्लेट्स हैं तो इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा, C डिवाइड बाय n-1 इफ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ओनली एंड प्लेट्स। इसका इक्विवेलेंट बेटा कोशिश करिए, कोशिश करिए बेटा, क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। एंड प्लेट्स को क्रॉस कर दीजिए, बाहर वाली सरफेसेस को, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, A is connected to 1, A is connected to 4, A is connected to 5। 3 प्लेट्स के साथ A जुड़ा हुआ है बेटा, तो A is connected to 1, A is connected to 4, A is connected to 5। B, अब 1 किसके साथ पेयर्ड है, 2, 4 किसके साथ है, 3, 5 किसके साथ पेयर्ड है, 6। अब ये 3 किसके साथ जुड़ा है, B के साथ। ये 6 किसके साथ जुड़ा है, बी के साथ। ये 2 किसके साथ जुड़ा है, बी के साथ। ये तीनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, बी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, 3C। तो ये बन जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये भी रिजल्ट है, C इक्विवेलेंट होता है n-1C। कब होगा ये रिजल्ट बेटा, जब ऑल्टरनेट प्लेट्स आर ज्वाइंड टुगेदर। 5th प्लेट होती ये जुड़ी होती, 6th प्लेट होती ये जुड़ी होती।
तो हमारे पास n-1 कब होगा? ऑल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तब ये n-1 होता है। नेक्स्ट है बेटा किरचॉफ्स लॉ। ये मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी में कवर किए जाते हैं। केसीएल हो, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, नोडल मेथड भी कहते हैं, बट थोड़ी सी एप्लीकेशन अब कैपेसिटर में भी आनी शुरू हो गई है। तो जैसे एक नोड पे जितना करंट आता है उतना ही जाएगा, वैसे ही जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा बेटा। यही हमारे पास केसीएल है। ये क्या कहता है? टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन और नोड इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि नोड पे जंक्शन पे चार्ज क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा। ओके, जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा। केवीएल लूप लॉ, इसे क्या कहते हैं? लूप लॉ। एक लूप में जितना भी सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट, एक लूप में, क्लोज लूप में बैटरी लगी हो, रजिस्टर लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, सबके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका सम क्या होगा बेटा? जीरो। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इज जीरो। दोनों को लगा के देखेंगे ध्यान से बेटा, क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करिए। ये तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, इन टर्मिनल पे पोटेंशियल है 100, 50 एंड 30। जंक्शन का पोटेंशियल बताना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये क्वेश्चन आते हैं और अब ये कैपेसिटर में भी आने स्टार्ट हो गए हैं बेटा। तो कैसे करेंगे? आप तीनों तरफ से चार्ज मान लीजिए। मुझे नहीं पता एक्स किससे बड़ा है किससे छोटा है, किसी एक से बड़ा हो सकता है, किसी दूसरे से छोटा हो सकता है बेटा। तो मान लिया कि तीनों तरफ से चार्ज आ रहा है, मान लिया कि तीनों तरफ से चार्ज आ रहा है बेटा। तो नेट चार्ज ना आएगा ना जाएगा, तो टोटल चार्ज का सम क्या हो जाएगा? चार्ज एंटर इक्वल टू लीव, तो नेट चार्ज एंटर इज जीरो। तो तीनों चार्ज का सम क्या कर दिया? जीरो। चार्ज होता है C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने मान लिया कि चार्ज इधर आ रहा है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो, तो हाई माइनस लो, तो Q किसके बराबर होगा? C 100 माइनस एक्स, C 50 माइनस एक्स, C 30 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो इन तीनों का सम जीरो कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 60 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में यहां पर इन दोनों अरेंजमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों अरेंजमेंट यहां रखे। ए से दो कैपेसिटर निकलेंगे, ये दो फर्दर बाकी दो के साथ जुड़े हैं और वो बी के साथ, और इनके बीच में एक कनेक्टिंग कैपेसिटर है, इसीलिए इसे क्या बोल दिया? ब्रिज। अब अगर ये ए और बी यहां लगा दूं तो ये बेटा हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर वाला है जब ए दो कैपेसिटर के साथ जुड़ा है, यहां ए किसके साथ जुड़ गया? तीन कैपेसिटर के साथ जुड़ गया, और ये तीनों फर्दर फिर बी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये वाला व्हीटस्टोन है। अब इसमें हमें कौन सा केस देखना होता है? स्पेशल केस, जब इस और इसकी रेशो C1 बाय C2 इक्वल टू C3 बाय C4, या फिर C1 बाय C3 C2 बाय C4 के बराबर, तब ये ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड एंड पोटेंशियल एक्स और वाई का क्या हो जाता है बेटा? सेम। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो इसके ऊपर चार्ज बेटा C इंटू जीरो, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है? जीरो। इट बिकम्स इनइफेक्टिव। अगर ये इनइफेक्टिव हो गया तो आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक्स और वाई में से कैपेसिटर को हटा दो, या फिर एक्स और वाई में से एक स्ट्रेट वायर को ज्वाइन कर दो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम। इस C5 को हमने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जीरो था, तो ये लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चार्ज इधर से आएगा उतना ही इधर चला जाए।
तो आप इसको हटा सकते हैं, या फिर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो आप इसे एक वायर से ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन करिए बेटा। इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। सिंपल बेटा, 2/2 1 2/2 1, तो ये वाला बीच में से कट जाएगा, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा। अब अगर हमने बीच में से इसे हटा दिया, अगर हमने इसे बीच में से हटा दिया बेटा, ये देखिए मैंने इसको बीच में से यहां से हटा दिया, तो अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में 2 इंटू 2, 2+2 1 आ गया, ये भी नीचे सीरीज में 1 आ गया, तो अब ये ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, 1+1 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। 1+1 कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा बेटा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को करिए बेटा। ये पिछले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है जो हमने पहले किया था, वहां यहां डायरेक्ट वायर थी, अब यहां बीच में कैपेसिटर है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अब अगर आप ए से चलें तो ए सिर्फ यहां भी कैपेसिटर आ गया, यहां भी, तो ए सिर्फ यहीं पे रह गया बेटा। बी से चलें तो बी भी यहीं रह गया, तो इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं कुछ x बेटा, और इसको मान लेते हैं कुछ y। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो a और x के बीच में एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड, a और y के ये किस में था, a और x में। a और y के बीच में, a और y के बीच में बेटा एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड, x और b के बीच में बेटा 6 माइक्रोफैरेड, और x और b और y के बीच में 12 माइक्रोफैरेड। क्या ये दिखा आपको, क्या ये कैपेसिटर दिख रहे हैं बेटा। ये किसके बीच में है, a और x, ये a और y, ये किस में है, b और x, और ये किस में है, b, और ये क्या है, y। ओके, अब ये वाला बीच में x और y के बीच में। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां पर इनकी रेशो 3/6 1/2, 6/12 1/2, तो ये बीच वाला जो कैपेसिटर है इट बिकम्स इनइफेक्टिव। अगर ये इनइफेक्टिव बन गया बेटा तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया ऐसे, तो ये हमारे पास ऊपर क्या बन गए बेटा, सीरीज में, तो क्या आएगा 3 इंटू 6 3+6 18/9 2 माइक्रोफैरेड। ये नीचे भी दोनों सीरीज में आ गए बेटा, तो ये क्या है 6 इंटू 12 6+12, तो ये कितना आ गया 4 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो 2+4 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। समझे बेटा। तो इस तरीके से आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑन शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग हमें क्या कहती है बेटा, कि अगर हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, उसकी दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हो जाए, ये बी था, यहां पर भी पोटेंशियल कितना है बी, यहां पर भी पोटेंशियल कितना है बेटा बी, तो इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे पोटेंशियल क्या हो गया सेम। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो। तो इसको हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर आप इसको यहां से हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, सिर्फ ये दो कैपेसिटर, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 2C। समझे। इस क्वेश्चन को करिए बेटा। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया था विद माइनर चेंज। मेन बात यही है कि आप चेंज पकड़ पाते हैं कि नहीं। जो इससे पहले क्वेश्चन था, मैं यहां पर आपको दिखा दूं, ये वाला था, मैं वहां से कॉपी करके ले आता हूं, ये रहा, मैं यहां से कॉपी करके ले जाता हूं सो दैट आप वो छोटी सी चेंज को देख पाए बेटा। यहां पर छोटी चेंज है, क्या आपको दिख रहा है चेंज, ये 3 कैपेसिटर, ये चौथा कैपेसिटर, ये वायर, ये वायर, ये वाली वायर, ये वाली वायर, बस एक ये वायर ऐड ऑन हो गई और इससे हमारा आंसर बदल जाएगा बेटा। ओके, तो फटाफट से इसे कर दीजिए बेटा। चलिए कर लिया। तो अब अगर आप देखें तो ये ए है,
तो ये वाली वायर यहां तक जाएगी, ए बन गया। ये बी है बेटा, तो ये वायर यहां गई, ये भी बी हो गया। ये वायर यहां गई तो ये भी क्या हो गया बेटा, बी। यही चेंज है। अब इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हैं, यानी कि दिस कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड। तो ये हमारे पास हिस्सा नहीं लेगा। अब ये वाला कैपेसिटर भी किस में है, ए और बी में। ये भी ए और बी में और ये भी ए और बी में। तो ये तीनों कैपेसिटर किस में है, ए और बी में। तो इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, 3C। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा। डाइलेक्ट्रिक्स बेटा ये क्या है, ये थ्योरी हमने बेटा एनसीईआरटी में से ही उठाई है। क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक्स आर द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। इन डाइलेक्ट्रिक फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कंडक्टर की तरह फ्री मूवमेंट नहीं होती। बट व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, the external field induce dipole movement by stretching or reorienting the molecules of dielectric। जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो इनके बीच में जो डायपोल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इंड्यूस डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाती है। द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट इज नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पोजेस अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर में तो क्या होता है, फ्री चार्जेस सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, उनकी वजह से फील्ड आता है जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है। बट डाइलेक्ट्रिक में फ्री मूवमेंट अवेलेबल नहीं है। तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को ओरिएंट करते हैं, रीओरिएंट करते हैं और नेट डायपोल मूवमेंट और नेट फील्ड जनरेट करते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से कम होता है। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, ये कोइंसाइड करता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो इनकी कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होती। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होती। एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री हैव नो डायपोल मूवमेंट। बट जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब आपने फील्ड लगा दिया बेटा, तो अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर नेगेटिव होगा तो मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज उधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये हो गई। तो जो डायपोल है वो हमारे पास फील्ड इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या कहता है, नॉन आर डिस्प्लेस, द डिस्प्लेसमेंट स्टॉप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द चार्जेस मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। अब ऐसा थोड़ी है कि खींचते जाएंगे फट जाएंगे, नहीं, एक पॉइंट पे आके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे बेटा। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल दस डेवलप एन इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट। तो एक्सटर्नल फील्ड में नॉन पोलर के अंदर भी इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट आ जाती है। द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड बाय एक्सटर्नल। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसमें पहले से ही जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है सेपरेटेड इवन व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, इनके बीच में पहले ही गैप होता है। बट these molecules have permanent dipole movement, and ionic molecules such that HCl molecule of water are example of this. In the absence of external field, the different permanent dipole movements are oriented randomly. किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू थर्मल एगिएशन, आर randomly oriented due to thermal agiation. So the total dipole moment is zero. When an external field is applied, the induced dipole moment tend to align with the field. When summed overall,
जब एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो ये सारे अलाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो रैंडम थे, इनका सबका नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गया, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड चला गया बेटा। व्हेन सम्ड ओवरऑल मॉलिक्यूल, यानी कि जब इन सब की डायपोल मोमेंट को सम किया जाता है, then there is a net dipole moment in the direction of external field. The dielectric is polarized. Thus, in either case, when polar or non-polar, dielectric develop a net dipole moment in the presence of external field. Absence में तो polar में है, non-polar में नहीं है, बट जब आपने फील्ड लगा दिया तो दोनों में ही नेट डायपोल मूवमेंट आ जाती है। तो यहां आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय P। और इसका फॉर्मूला लिखा गया है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के लिए, दिस इज एप्सिलॉन नॉट XI E XE। ये आप मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक, E लगा दिया तो दिस इज ससेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो Xg क्या है, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस रिलेशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बट ये जब आएगा बेटा तो बहुत कम बच्चे पेपर में या नीट एग्जाम में या जेईई एग्जाम में कर पाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड इन कैपेसिटर। ये सब मालूम है, जैसे हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव, तो डायपोल की इस वाली फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये क्यू इन क्या है, इंड्यूस चार्ज। बाहर अगर फील्ड ई नॉट है तो अंदर फील्ड हमारे पास ई होता है, ये कम रह जाता है। बाहर फील्ड कितना है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अंदर फील्ड किससे डिवाइड हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस फील्ड इज लेस देन ई। ओके, इंड्यूस चार्ज क्या होता है बेटा, ये चार्ज पे डिपेंड करता है, क्या होता है 1 माइनस 1 बाय के बेटा। तो चार्ज डेंसिटी, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो चार्ज डेंसिटी का भी सेम रिलेशन बन जाएगा। जब आप कैपेसिटेंस चेक करते हैं तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, हमने पहले फॉर्मूला लिखा है। जब आप डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं और वो भी पार्शियल, सेपरेशन कितनी है डी और थिकनेस कितनी है टी। पहले हमने कंप्लीटली फिल किया था, वो बाद में लिखेंगे, बट जब पार्शियल फिल करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय ए। अगर ये स्लैब मेटेलिक हो, कम बच्चों को पता होता है, तो के क्या है, इन्फिनिटी। तो के अगर इन्फिनिटी है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास कैपेसिटेंस बचती है ये वाली। तो आपको समझना है, जब हमारे पास वैक्यूम या एयर थी बिटवीन दी प्लेट्स तो कैपेसिटेंस थी सी नॉट। अगर आपने मीडियम फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब अगर ये जो स्लैब इंसर्ट की है ये डाइलेक्ट्रिक ना होकर मेटेलिक होगी तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम कब होगी, जब मेटेलिक स्लैब इंसर्ट कर देंगे, और मिनिमम कब होगी, जब बीच में वैक्यूम होगा या एयर होगी। अगर मल्टीपल स्लैब इंसर्ट कर दें बेटा तो T1 की जगह क्या आ गया, T1 प्लस T2, 3 होती तो प्लस T3, T1 T बाय K की जगह T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, अगर तीसरी होती तो प्लस T3 बाय K3 भी आप कर सकते थे। फील्ड बेटा, यहां पर फील्ड कितना है E नॉट, यहां फील्ड कितना हो जाएगा E नॉट बाय K1, यहां फिर से E नॉट हो जाएगा, यहां हो जाएगा E नॉट बाय K2, और यहां फिर से क्या हो जाएगा E नॉट। अगर आप इसे ग्राफिकली यहां पर ड्रॉ करें, मैंने लेट कर लिया है कि K2 बड़ा है K1 से, तो इसका मतलब E2 छोटा होगा, इसके अंदर फील्ड और छोटा होगा। तो अगर आप देखें बाहर स्पेस में E नॉट बाहर स्पेस में सेम है, स्लैब के अंदर E नॉट बाय K1, दूसरी स्लैब के अंदर E नॉट बाय K2, K2 बड़ा है तो ये और छोटा हो गया, तो ये नीचे है और ये ऊपर।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास क्या कहता है बेटा, इफ स्लैब फिल्स द गैप कंप्लीटली, कंप्लीटली फिल कर दे तो टी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, डी के बराबर। तो ये हमारे पास बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी प्लस डी बाय के। ये कट गया बेटा, तो के ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यही तो हमने पहले लिखा था। अगर मल्टीपल स्लैब्स इस गैप को कंप्लीटली फिल कर दें तो सभी T1 प्लस T2 का सम D के बराबर हो गया। तो ये T1 प्लस T2 D के बराबर है, ये कट जाएगा, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेंगी बेटा। तो नीचे बचेगा T1 प्लस T1 बाई K1, T2 बाई K2, जितने होंगे सम करते जाएंगे। तो अब अगर मैं लिखूं कि इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट जब हम लिखते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट बेटा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चे मिस करते हैं। आपको डायमेंशंस को सेम रखना है, बस दोनों मीडियम को हटाकर अब एक मीडियम फिल करेंगे। तो अब हमारे पास C क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो अगर मैं इस K इक्विवेलेंट को नीचे ले जाऊं तो ये बन जाएगा D बाई के इक्विवेलेंट बेटा। तो ये D बाई के इक्विवेलेंट किन सब के बराबर होगा, इन सब के बराबर होगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया कि D बाई के इक्विवेलेंट, अगर हमने स्लैब इस तरीके से इंसर्ट करी है कि वो सेपरेशन को डिवाइड कर रही है, तो मैं के इक्विवेलेंट कैसे फाइंड कर सकता हूं, D बाई के इक्विवेलेंट T1 बाई K1, T2 बाई K2, आप ऐसे ऐड करते जाए। अगर ये दो स्लैब हो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो दो स्लैब के हैं, और दोनों की विड्थ D बाई 2 है, बराबर है, तो यहां पर पुट कर दीजिए D बाई 2, ये कट जाएगा। तो K इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आता है बेटा, 2K1 K2, और C इक्विवेलेंट तो हमें पता ही है, तो यहाँ K1 K इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है इनको सॉल्व करने का, दो स्लैब के लिए मेनली, अगर हमारे पास ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप इनको दो अलग अलग कैपेसिटर मान सकते हैं। माइंड द सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है, D बाई 2, D बाई 2। अब ये C1 हो गया, ये C2, तो पूरा भरा हुआ है, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A D बाई 2, ये क्या हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A D बाई 2, ये दोनों आ गए बेटा। अब इक्विवेलेंट लगा देंगे सीरीज में, सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही हमारे पास सेम फॉर्मूला बन गया बेटा। ये हमारे पास क्या है, के इक्विवेलेंट, ये हमारे पास क्या है बच्चों, के इक्विवेलेंट। समझे? वही अगर हमारे पास क्वेश्चन करेंगे, वेट करना, क्वेश्चन करेंगे बेटा, अगर हमारे पास ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये इस तरीके से फील्ड हो कि ये एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा, एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारे पास के इक्विवेलेंट आप कैसे लिख सकते हैं, वही दो मेथड, एक तो A इंटू के इक्विवेलेंट, आप क्या करेंगे, इस पूरे गैप को एक ही मटेरियल से फिल कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं के इक्विवेलेंट। ओके, तो ए के इक्विवेलेंट के A1 K1, K2 A2, K3 A3, जितने भी होंगे फिल कर देंगे। अगर दो स्लैब इक्वल हो तो बराबर बराबर एरिया है, तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बेटा, यही मेनली न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यू में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, बट अगर ज्यादा हो तो क्या हो। ओके, दूसरा मेथड क्या है इसको करने का, ये दो डाइलेक्ट्रिक थे, इन दोनों को हमने दो कैपेसिटर में बांट लिया। ऊपर वाला कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड है K1 से, नीचे वाला कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड है K2 से। तो ऊपर वाला बन गया K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो गया बच्चों, A बाई 2, क्योंकि आधा आधा एरिया फील्ड था ना बेटा यहां पर। तो ये हमारे पास C2, इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, दोनों का सम। तो ये मेरे पास बन गया फॉर्मूला, और ये हमारे पास बन गया बेटा के इक्विवेलेंट, ये मेरे पास क्या बन गया, के इक्विवेलेंट। समझे? क्वेश्चन की बारी बेटा, फटाफट से कर दीजिए। यहां देखिए मैं इरेज करना भूल गया, ये मेंस का क्वेश्चन है, नहीं तो मैंने ईयर लिखा था कि मेन और नीट और जेई मेन दोनों के PYQ हमने इसमें किए हैं। ओके, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, फटाफट से देखिए। अब बच्चे कई बार इसमें गलती करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया है, बच्चे इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये ऐसे है, वो सेपरेशन को डिवाइड कर देते हैं, बट ध्यान नहीं देते
कि सेपरेशन तो यहां लिखी हुई है 3 mm, और ये दोनों क्या ड्रॉ की गई हैं, प्लेट्स। ये दोनों क्या ड्रॉ की गई हैं बेटा, प्लेट्स। तो यहां पर ये ए है और ये बी है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास यहां कैपेसिटर है वो ऐसा है। तो यानी कि ये जो तीन मटेरियल है ये किसको डिवाइड कर रहे हैं, एरिया को। इक्वल थिकनेस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसने क्लियरली मेंशन नहीं किया, बट यहां देखो सेपरेशन 3, एरिया 6, तो ये सेपरेशन है, तो यानी कि ये क्या है, डी है 3 mm, ये एरिया तो बराबर 3 हिस्सों में बट रहा है, एरिया बराबर 3 हिस्सों में बट रहा है बेटा। समझ में आई बात। तो कई बार बच्चे इस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। ये प्लेट है तो इसको ऐसे सीधा करके ड्रॉ कर लो, बात बन जाएगी। अब तीन मटेरियल है, के इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, के इक्विवेलेंट इंटू ए, K1 A/3, K2 A/3, K3 A/3। A/3 कॉमन आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, K इक्विवेलेंट इज 12। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहां ये छिप गया थोड़ा सा इसके पीछे, आंसर क्या आ जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार नीट में भी था, ठीक है, थोड़ा अलग था, 2 स्लैब थी, बट ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। फटाफट से सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे बेटा। कर लिया बेटा, क्या कह रहा है, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर। अ स्लैब ऑफ थिकनेस, ये इनिशियली कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर and dielectric constant 2 is inserted. Find the distance by which separation is to be increased. Separation बढ़ानी है तो d का क्या हो गया, d प्लस एक्स हो गया। d का क्या हो गया, d प्लस एक्स। तो ये सेपरेशन होगी सच दैट कैपेसिटेंस रिमेन सेम। तो इनिशियली कैपेसिटेंस कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बाद में क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट सेपरेशन d प्लस एक्स माइनस थिकनेस ऑफ स्लैब प्लस टी बाय एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के बराबर, डी इक्वल टू डी प्लस एक्स, ये इसके बराबर रख दिया। अब ये डी उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 0 बच गया। एक्स माइनस टी प्लस टी बाई के, टी कितना है 6 है, के कितना है 2 है, तो ये कितना बच गया बेटा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कैपेसिटर, ये भी बहुत कम जगह पर पढ़ाया जाता है बेटा, काफी कम बच्चों को पता होता है, बट हमने ये भी इंक्लूड किया है। ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले आप लोगों के इंक्लूड किए हैं। उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आप स्किप करके यहां तक पहुंचे हैं बेटा तो पूरी वीडियो देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको मजा आएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैपेसिटर के, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पूरी वीडियो को देखें, चाहे 2x पे कर दें, 2.5x पे कर दें, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। फिर आप उसे आराम से 1x 1.5x पे भी देख सकते हैं। फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कहते हैं जब हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, अभी हमने इसको पार्शली इंसर्ट किया है, तो ये इसको खुद ही खींच लेगा, ग्रेविटी की वजह से नहीं है बेटा, ग्रेविटी नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। ऐसे 2 प्लेट पड़ी हैं और ऐसे हम एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक अपने आप ही इंसर्ट हो जाएगा, अपने आप ही अंदर की तरफ खींचा जाएगा। वर्टिकल नहीं है कि ग्रेविटी खींच रही है, हॉरिजॉन्टल हमने रखा है। आप इसको यहां पर भी रखेंगे तब भी फोर्स इस तरफ लगेगी। कैपेसिटर प्लेट्स एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स एफसी ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर ये यहां पर रखा होगा तब भी इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, अंदर की तरफ। समझ गए। दिस फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स का मतलब कि ये कितना पार्ट डाइलेक्ट्रिक का इंसर्टेड है, कंप्लीटली है या कितना है, ये इंडिपेंडेंट है।
जब कंप्लीटली इंसर्ट कर देंगे तब तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्री हो जाएगी ना दोनों साइड पे फोर्स की। बट जब ये पार्शली है, आधा फील्ड है, 1/3 है, कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करता। और इसकी डेरिवेशन बहुत बड़ी है बेटा, बट हम आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट ऐसा फॉर्मूला बनाकर लेकर आए हैं कि आप याद रख लेंगे। अगर इस कैपेसिटर की प्लेट एल है, ये भी हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर। अगर ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो क्या सेम रहता है बेटा, चार्ज। तो आप ऊपर एनर्जी लिख दो चार्ज की फॉर्म में, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये सी कौन सा है, इनिशियल स्लैब इंसर्ट करने से पहले का कैपेसिटेंस, डिवाइड बाय एल के माइनस 1। अगर ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो एनर्जी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, नीचे एल वही है, साथ में के माइनस 1 वही है। सिर्फ एनर्जी का ध्यान रखना है। इस फॉर्म में, इतने प्यारी फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया है कि आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं बेटा, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको भी ये फॉर्म देखकर अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ओके, फिर कहता है कि अगर मैं इसको एकदम से छोड़ दूं, पार्शली इंसर्ट किया, छोड़ दिया, तो ये फोर्स इसे खींचेगी, कांस्टेंट फोर्स, तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। बट हमें ऑसिलेट नहीं कराना, हमें तो इस डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल करके रेस्ट पे लेके आना है। तो स्लोली इंसर्शन के लिए, फॉर स्लोली इंसर्शन ऑफ स्लैब, external field is applied in opposite, external force is applied in opposite direction to FC। FC के opposite direction में आप क्या लगा दोगे, external force। ओके, सो दैट धीरे धीरे इसे इंसर्ट किया जा सके। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रिकी पेपर सेट करते हैं, एमसीक्यू डालते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। हमने पीछे ये केस किया था कि स्लैब डालेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। एक केस था बढ़ेगी, एक केस था कम होगी। बट अगर हम यहां पर देखें, हेंस देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड। लॉस ऑफ टोटल एनर्जी बेटा हमेशा लॉस होगी जब हम स्लैब डालेंगे। बट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कहा था ना, बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल सेम है, सी बढ़ेगा स्लैब इंसर्ट करने से तो एनर्जी बढ़ जाएगी। बट अगर आइसोलेटेड है तो चार्ज सेम है, सी बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। कैपेसिटर की एनर्जी कम से ज्यादा हो सकती है, बट ओवरऑल क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है एक्सटर्नल फोर्स का, ओवरऑल एनर्जी लॉस होती है। ओवरऑल एनर्जी लॉस होती है। क्यों बेटा, जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो हमने देखा कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई, तो वर्क डन बाय बैटरी हुआ था, तो वो जो वर्क डन हुआ कुछ एनर्जी कैपेसिटर की बढ़ा देगा और कुछ ये एक्सटर्नल जो एनर्जी लॉस है इसमें चला जाएगा। मान लो एनर्जी ने, बैटरी ने वर्क कर दिया 100 जूल, 50 कैपेसिटर की बढ़ गई, 50 लॉस हो जाएगी। अब जब ये आइसोलेटेड है तो बैटरी तो है नहीं काम करने के लिए, तो ये एनर्जी लॉस कहां से आएगा, कैपेसिटर की खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि बैटरी तो है नहीं वो कंपनसेट करने के लिए। तो एनर्जी सिस्टम की हमेशा कम होगी, कैपेसिटर की बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये था बेटा वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर कैपेसिटर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स में, जो हमने कमिट किया है कि सभी चैप्टर के लिए करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको सभी पॉइंट, फॉर्मूला, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।